हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। मेरा नाम है कार्तिक और आप सभी का आज के जनरल अवेयरनेस के सेशन में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में शुरुआत करी थी कि शॉर्ट वीडियोस बट इम्पैक्टफुल वीडियोस जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले और वो रिटेन रहे ताकि आपके एग्ज़ाम में वो हेल्पफुल रहे, ना कि हम एक लॉन्गर वीडियो को बनाएं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो पर आपको याद बहुत थोड़ा ही रहे। उससे अच्छा यही है कि अभी अपने पास टाइम है DSSB में तैयारी करने का पूरा, तो हम थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, अच्छी स्पीड के साथ करेंगे और ज़्यादा रिटेंशन रखेंगे, अपनी ज़्यादा उसे याद रखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का अभी यही कहना था कि छोटी वीडियोस ज़्यादा सही रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 11वां क्वेश्चन, यानी कि पहले 10 क्वेश्चन हो चुके हैं इस सीरीज़ में, तो 11वां क्वेश्चन है अपना फोक म्यूज़िक का। यहाँ पे डांस नहीं है, ध्यान से सुनेंगे हम। फोक म्यूज़िक है, बिहू गीत। अब आप लोगों को पता है बिहू नाम से ही समझ में आ जाता है वैसे तो बिहू गीत इज़ मोस्ट फेमस इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये आप लोगों को सबसे पहले तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि फोक म्यूज़िक हो, डांस हो, फेस्टिवल हो, ये तो हर स्टेट के आपको याद करने ही करने हैं। एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 20 में से 2 से 3 क्वेश्चन या फिर 40 में से 20 में 2-3 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो काफ़ी सही है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे असम हमारा करेक्ट आंसर है। तो अगर बात करें कि और भी स्टेट है अपने पास, तो कुछ कुछ जो फोक म्यूज़िक फेमस है, जैसे उड़ीसा की बात करें तो चैत परब यहाँ पे काफ़ी फेमस सॉन्ग है जो फोक म्यूज़िक है यहाँ पे। और ऐसे ही अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो जो लावनी, जो उनका डांस और उसमें भी म्यूज़िक होता है वो, और एक पवाड़ा जो म्यूज़िक है, फोक म्यूज़िक है, ये यहाँ पे महाराष्ट्र का भी फेमस है। तो इस तरीके से फोक म्यूज़िक हो गया या फिर डांस हो, तो ये आप लोगों को याद करने ही करने हैं। और मैं कोशिश करूँगा एक पूरी लिस्ट तैयार करूँ, म्यूज़िक, डांस, फेस्टिवल्स, इन तीनों की एक स्पेशल मैराथन क्लासेस लगाऊँ, पूरी PDF तैयार करूँ, आप लोगों तक पहुँचाऊँ। मैं पूरी कोशिश रखी है ये सारे काम आप लोगों के लिए जल्द से जल्द करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंपनी इज द इंडस्ट्रियल पार्टनर ऑफ इंडियाज फर्स्ट ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर टू बी सेटअप इन 2022। 2022 में ये सेटअप होना, मतलब ये पहले का पेपर है हमारा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो 2022 में जो सेटअप हुआ है फर्स्ट ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर, सबसे पहले तो ये हुआ कहाँ पे है? ये हुआ है केरला में। ठीक है, ये हुआ कहाँ पे है? ये केरला में है, डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के कैंपस में। डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, उसके कैंपस में ये स्थापित हुआ है ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर। और ये टाटा स्टील लिमिटेड, टाटा स्टील इंडिया यानी कि जो रतन टाटा की कंपनी है टाटा स्टील, उसके सहयोग से यहाँ पे हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको इस्टेब्लिश करा है। अच्छा, यहाँ पे जो छोटी जानने वाली चीज़ ये है कि भाई ये ग्रेफीन इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है। आप लोगों ने ये टर्म तो जरूर सुनी होगी, OLED यानी कि OLED। आप लोग जो स्मार्टफोन आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप्स, टीवीज़, तो उसमें जो स्क्रीन होती है वो OLED स्क्रीन होती है। OLED M भी आ गया है उसमें। तो LED जो स्क्रीन है, ये OLED जो स्क्रीन है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग। अब इसकी फुल फॉर्म भी क्या है, कई बार पूछ लेते हैं कि भाई OLED में यानी कि इसमें OLED में L किस पे स्टैंड करता है, O क्या स्टैंड करता है? तो ये क्या है? ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड है। और ये ग्रेफीन इसमें अब काम आएगा। इसमें अभी तक इंडियम यूज होता था, अब इसे ये रिप्लेस कर देगा, ग्रेफीन यूज करा जाएगा, जिससे इसकी कॉस्ट जो पड़ती है वो बहुत कम हो जाएगी। और इंडिया इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहता है, इस इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी मार्केट में, तो ये इस्टेब्लिश करना चाहता है। और उसके तहत यहाँ पे टाटा स्टील जो लिमिटेड है उन्होंने सहयोग दिया है यहाँ पे भारत सरकार का और केरला गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है, वहाँ पे ये ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्म्ड विद शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस इन 2021 में शांति स्वरूप भटनागर प्राइज किसको मिला? तो ये मिला है डॉक्टर जिमोन पन्या मक्कल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होती है, हार्ट से रिलेटेड डिसीज होती है और डायबिटीज़ होती है, तो उसके प्रिवेंशन, उसके कंट्रोल, उसके क्योर के लिए जो इन्होंने काम करा है, तो उसके ऊपर इनको ये शांति स्वरूप भटनागर प्राइज मिला है। तो ये जिमोन पन्या मक्कल।
तो इनको ये प्राइज मिला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, रमटेक मोनेस्ट्री ये कहाँ पे है? भारत में बहुत बड़ी बड़ी मोनेस्ट्रीज हैं। आप लोगों ने अपने आसपास भी देखा होगा, जैसे दिल्ली में भी जो मोनेस्ट्री एरिया है, और कहीं हम जाते हैं, जैसे जनरली जाते हैं हम जब पहाड़ों पे जाते हैं, हिमालयाज़ में जाते हैं, तो बहुत एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता है मोनेस्ट्रीज़ का। तो उसमें एक फेमस है, सबसे फेमस, लगभग बहुत फेमस है, टॉप में आती होगी बुद्धिस्ट प्लेस जो मोनेस्ट्री है ये रमटेक मोनेस्ट्री। ये कहाँ पे? ये है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर सी सिक्किम में है। और इस मोनेस्ट्री को धर्म चक्र सेंटर भी बोला जाता है। धर्म चक्र सेंटर, ऑल्सो नोन एज धर्म चक्र सेंटर, रमटेक मोनेस्ट्री। तो आप लोगों को ये याद भी रखना है कि भाई इसको धर्म चक्र सेंटर भी कहा जाता है, सिक्किम में है। सिक्किम में जो कैपिटल है वो क्या है? कैपिटल गैंगटॉक, और गैंगटॉक के ही पास में है। अगर कोई घूमने जाता है, सिक्किम जाता है, और अगर वहाँ पे कोई नॉर्मल लोकल कैब करता है तो उससे बोलता है कि भाई टूरिस्ट प्लेसेस पे लेके जाओ, तो यहाँ पे वो जरूर लेके जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। याद होगा पिछली क्लास में भी हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI, जो कि नीति आयोग द्वारा ये रिलीज होती है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ये बहुत देखा जाता है भाई। एक होता है कि भाई सिंपल पैसों के हिसाब से गरीबी, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल है, यहाँ पे जेंडर वाइज देखा गया है, यहाँ पे हमारा कुपोषण के हिसाब से देखा गया है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करी गई हैं, मल्टी डायमेंशनल है। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट लिस्ट थी, जिसके यूज़ करके उसके वहाँ से पॉवर्टी हटाने के लिए स्टेट वाइज लिस्ट थी। तो यहाँ पे बोला गया कि भाई नीति आयोग ने नवंबर 2021 में जो लिस्ट निकाली थी, उसमें बिहार का कितना प्रतिशत जो जनता है बिहार की वो पुअर है, यानी कि गरीब है। यहाँ पे बिहार क्यों बोला गया है? क्योंकि बिहार मोस्ट पुअरेस्ट, यानी कि यूँ कहे मोस्ट पुअर या फिर पुअरेस्ट स्टेट यहाँ पे बिहार थी। और लीस्ट की अगर बात करेंगे तो लीस्ट यहाँ पे थी केरला, ठीक है, केरला। तो सबसे पहले केरला की बात कर लेते हैं। केरल में भाई सिर्फ और सिर्फ 0.71% ही गरीबी है। फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपराध में क्यों पड़ जाते हैं, आईसिस वगैरह जैसी ऐसी जगहों पे। केरल के जो लोग हैं जो रिक्रूटेड होते हैं आईसिस में जाते हैं, आईसिस में जाते हैं, वो इतनी कम चीज़ें यहाँ पे होने के बाद फिर भी अगर हम देखें कि बिहार में अगर गरीबी देखी जाए तो यहाँ पे भाई 50% से भी ज़्यादा, यानी कि आधी आबादी से भी ज़्यादा लोग गरीब हैं। एक बहुत बड़ा कंसर्न है, 51.91 लगभग 52% लोग गरीब हैं। और अगर वहीं बात करेंगे तो भाई पैसों के हिसाब से पुअर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे मालनरिश्ड 51.88% पॉपुलेशन मालनरिश्ड है, उनका कुपोषण है, मालनरिश्ड, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं 52% लोग लगभग। तो पता नहीं क्यों जब से बचपन से ही सुनते आ रहे हैं गरीबी यूपी बिहार, यूपी बिहार, और अब बिहार की तरफ ज़्यादा होती जा रही है। इतना टाइम बदलने के बाद भी बिहार की स्थिति नहीं बदली है। और वहीं केरल में इतनी बढ़िया स्थिति होने के बाद लिटरेसी रेट में ऊपर है, पॉपुलेशन में भी कम है, पुअर स्टेट में भी नहीं है, लीस्ट पुअरेस्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज़ होने के बाद भी ये लोग वहाँ पे ऐसी गतिविधियों में शामिल है, तो एक विडंबना ही है अपने आप में, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये क्या है, मालनरिश्ड पॉपुलेशन जो है 51.88, किसकी? बिहार की ही अगर बात करें। और लीस्ट की अगर बात करेंगे तो लीस्ट मालनरिश्ड क्या है? यह है सिक्किम। वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है और लोग वहाँ पे ढंग से उनको नरिशमेंट भी मिल जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। हु डिफीटेड राणा सांगा? मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन बाय एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, DSSB ही इसे 20-25 बार पूछा गया है। राणा सांगा किससे हारे, या फिर बैटल ऑफ खानवा किसके बीच में हुए थे, या फिर यूं बोल दिया जाता है कि बाबर ने किसे हराया था बैटल ऑफ खानवा में। तो यहाँ पे राणा सांगा की डिफीट हुई थी, हार हुई थी। यहाँ पे राणा सांगा हारे थे किससे? बाबर से। बाबर ने राणा सांगा को हराया था खानवा
यहाँ पे ही है, पास में ही खानवा एक शहर है, शहर तो नहीं, मतलब उस टाइम पे तो शहर नहीं था, खाली मैदान पड़ा था खानवा का। तो वहाँ पे ये जो युद्ध हुआ था, बड़ा भयंकर युद्ध था, और उसमें राणा सांगा की हार हुई थी, और ये जो युद्ध था 1527 में हुआ था। ठीक है। और बाबर का एक और फेमस युद्ध है जो कि 1526 में हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत। और आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है कि भाई बैटल ऑफ पानीपत, ये जो पहली बैटल ऑफ पानीपत थी, पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं कि भाई पहला क्वेश्चन ये है कि बैटल ऑफ पानीपत में किसे हराया था बाबर ने, बाबर वर्सेस कौन था। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सेकंड बैटल किस किस के बीच में हुई थी, और थर्ड बैटल किस किस के बीच में हुई थी। और तीसरा क्वेश्चन ये है इन दोनों ही बैटल में विनर कौन कौन था। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाबर जो कि एक मुगल शासक था जिसने राणा सांगा को हराया। ठीक है। अब जैसे कि आप लोग याद जरूर करते हैं कि बाबर का बेटा कौन, फिर उसका बेटा कौन, फिर उसका बेटा कौन। ठीक है। अकबर थर्ड नंबर पे आते हैं। यहाँ पे जो मुगल शासक जो सबसे फेमस ज़्यादा हुए, सबसे विशाल, सबसे बड़े हुए, जो अकबर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए है, वैसे ही अगर पूछा जाता नहीं एग्जाम में, आप थोड़ा सा राणा सांगा के बारे में भी हिस्ट्री जाने, कौन थे, क्या थे, उनके आगे सक्सेसर कौन थे, उसके आगे फिर ये महाराणा प्रताप तक जो एक पूरी लिस्ट बनती है, जो फेमस रूरल रहे हैं हमारे यहाँ पे राजस्थान में, जो राजपूत जो योद्धा रहे हैं, तो महाराणा प्रताप, महाराणा जो यहाँ पे राणा सांगा से कैसे कनेक्टेड थे भी या नहीं थे। तो ये पूरे एक थोड़ा जानने की कोशिश जरूर करिए अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए। अगर पता है तो कमेंट करके बताएं, नहीं पता है तो जानने की जरूर कोशिश करिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। व्हेन वाज प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट। बहुत बड़ा नाम है इसको शॉर्ट फॉर्म में एक सौभाग्य योजना भी कहा जाता है। वैसे इसका नाम है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, यानी कि हर घर में इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, लाइट जलेगी, 24/7 की सुविधा दी जाएगी। वो अलग बात है कि बिजली जो वहाँ पे 24/7 होती नहीं है, बट एक लक्ष्य था कि भाई इलेक्ट्रिफिकेशन तो हो जाएगा हर घर तक, ताकि बिजली अगर उतनी अवेलेबल हो तो उनको 24 घंटे प्रोवाइड करी जाए। तो ये लॉन्च कब हुई थी? 2019, 15, 13, 17, ये हुई थी लॉन्च 2017 में। अच्छा, अब इस क्वेश्चन से हमें एक और चीज़ पता चलती है। अब ये 2019 क्या कह रहा हूँ मैं, 2019 इसका टारगेट था अचीव करने का। इस क्वेश्चन से मैं दूसरी बात क्या बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये बताना चाहता हूँ कि जो ऐसी जो स्कीम्स लॉन्च होती है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जो स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो स्कीम्स है भाई, ये आप लोगों की 2014 के बाद जितनी भी स्कीम्स हुई है ना वो सभी पूछी जाएंगी। ये एग्जाम हुआ था जिसका ये क्वेश्चन है 2022 में। तो ये ना सोचना कि भाई ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर्स का अगर क्वेश्चन होता तो मैक्सिमम 2021 तक पूछ लेता। इसने क्वेश्चन पूछा 2017 का, तो इसका मतलब ये भाई हमारे स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, करंट अफेयर्स का ही। मतलब ये नहीं कह रहा कि भाई करंट अफेयर्स का जो, जिसको करंट अफेयर में कंसीडर ही ना करो। करंट अफेयर्स का मतलब है हाल फिलहाल में जो चीज़ें घटनाएं हुई हैं हमारी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स थी, परियोजनाएं हैं, वो 2014, क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट हमारी 2014 के बाद से है, 2014 के बाद से जितनी भी स्कीम्स आई हैं वो कभी भी पूछ सकते हैं कि 2016 में कौन सी लॉन्च हुई थी, 15 में, 16 में, 17 में, 18, 19, 20, 21, 22। तो पूरा आप लोगों को ये पता होना चाहिए इसके बारे में। इसको आप स्टार मार्क कर लेना कि आपको पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 18, फेमस कैथोलिक फेस्टिवल सैन जाओ। इसको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मेरा मेरे ख्याल से गलत ही है। इतना मैंने कोशिश करी इसको समझने की कि क्या बोले, फिर भी मुझे पता है कि ये गलत है। अगर इंग्लिश में पढ़ा जाए तो साओ जोआओ ऐसे बोला जाएगा, बट इसका सैन जैन ऐसे करके कुछ नाम होता है। क्षमा चाहता हूँ इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत के लिए, बट फेमस कैथोलिक क्रिश्चियंस का ये फेस्टिवल होता है। तो थोड़ा थोड़ा गैस अगर करा जाए तो हम कर सकते हैं इसको गोवा में, जो कि बिल्कुल ठीक होगा गैस वर्क की अगर बात करी जाए। पर गैस वर्क नहीं करना है। फेस्टिवल जैसा कि मैंने आपको कहा है, म्यूजिक डांस फेस्टिवल हर स्टेट के हमें पता होने चाहिए। तो ये गोवा का फेस्टिवल है, और ये फेस्टिवल होता है फीस्ट ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट। फीस्ट ऑफ
जॉन द बैप्टिस्ट, ठीक है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो कैथोलिक लोग इस दिन जून 24 को हर साल ये बनाते हैं और बड़े अनयूजुअल वे में बनाते हैं। वहाँ पे जो लोग होते हैं वो कुएं में छलांग लगा देते हैं, नदी में, पौंड में छलांग लगा देते हैं और वो फिर थोड़ा बहुत तैर वैर के बाहर निकलते हैं। तो ये उनका एक तरीका होता है इस त्यौहार को मनाने का। बड़ा कलरफुल फेस्टिवल होता है। गोवा वैसे ही अपने आप में ही एक कलरफुल स्टेट है अपनी, तो कलरफुल फेस्टिवल होता है, खूब नाच गाना, खाना पीना। जैसे फीस्ट है तो खाना बहुत बड़ा, इनका जो खाना तैयार होता है, खाना इनका तैयार होगा और फिर सेलिब्रेशन का जो इनका तरीका है वो नदी, तालाब और समुंदर है इनके पास, तो वहाँ पे ये छलांग लगा देते हैं और फिर तैर के वापस बाहर निकलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 189 में। भाई यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ही आप लोग थोड़ा सा चिंताजनक, तो ऑप्शन ही है हमारे, ऑप्शन में ही कोई भी 115 से नीचे तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो अगर देखा जाए तो वैसी ही ख़राब स्थिति है इंडिया की। यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कुछ डिबेटेबल होती हैं, ये जो लिस्ट निकलती है, इंडेक्स निकलते हैं, डिबेटेबल होते हैं। तो खैर वो बात तो अलग है, बट डिबेटेबल प्रो गवर्नमेंट और एंटी गवर्नमेंट कह के उसे साइड कर देते हैं। बट चिंताजनक चीज़ें हैं यहाँ पे। 189 में से 130 रैंक थी इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो सुधार की ज़रूरत तो है, बट ये थोड़ी डिबेटेबल लिस्ट होती है कि भाई ये वो लोग आजकल, तो जैसे अभी बिल्कुल करंट की बात बताऊं तो अभी एक जर्नलिस्ट ने ये बोला था कि भाई हमारी जो इंडिया की जो रैंकिंग है वो इतनी ख़राब क्यों आती है। एक वीडियो थी उसमें पूछा गया था, तो उसमें बताया गया था कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया आर एंटी इंडिया, ठीक है। तो ये लाइन बहुत बड़ी सुर्खियों में थी। राजदीप सरदेसाई ने ये इंटरव्यू कंडक्ट किया था शायद, मैं अगर गलत नहीं हूँ। तो उसमें बोला गया था कि इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया आर एंटी इंडिया। तो ये जो लिस्ट तैयार होती हैं तो इंटेलेक्चुअल से ही पूछ के, उनसे जो सर्वे कंडक्ट किया जाता है, उनसे पूछी जाती हैं, तो वो जो जवाब देते हैं वो एक एक्चुअल स्थिति नहीं दिखाते हैं इंडिया की। तो एक डिबेटेबल है, इस पर हम यकीन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट इतना है कि इंडिया को इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम। आप लोगों को पता है कि अपना जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो बहुत ज़्यादा बोरोड है अलग अलग देशों से। अलग अलग जो देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इसे कॉपी कहना नहीं कहूँगा, इसको बोरोड ही कहेंगे कि भाई जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो हमने भी इम्प्लीमेंट करी, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। तो अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं, जो हमारे जो संविधान के रचयिता थे, उन लोगों ने, जो पूरी टीम थी, उन्होंने बहुत दिन रात एक करके दुनिया के अच्छे बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े और उनमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो अपने देश में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो हर एक नागरिक की जो ड्यूटीज़ होती हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं जो निभानी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स की बात हर कोई करता है, ये मेरा राइट है, वो मेरा राइट है, मुझे राइट चाहिए, बट ड्यूटीज़ की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं कि भाई ये मैं क्यों करूँ, ये तो सरकार करेगी, या फिर ये कोई और करेगा, या फिर मैं नहीं करता, मैं क्यों पढ़ूँ इस चीज़ों में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे संविधान में मैंडेटरी नहीं बोला गया है, बट एक यूँ बोला गया है कि भाई आप लोगों को एक एज अ गुड सिटीजन आप लोगों को ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये हमने बोरो करा है यूएसएसआर, जो आज के टाइम पे रशिया है। सोवियत यूनियन होता था उस टाइम पे, अब क्या है, रशिया। तो रशिया से ये बोरो करा गया है। तो उम्मीद है कि भाई आज के जो 10 क्वेश्चन थे आप लोगों को समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, और थोड़ा मैंने एक कैजुअल वे में आप लोगों से इंटरेक्शन करने की कोशिश करी है। आई गेस आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा बेटर वे में समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, या फिर कोई सजेशन है, या फिर कोई कंप्लेन है, तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताइए। उस चीज़ को आपकी सुनी जाएगा, उसमें सुधार लाया जाएगा। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जुड़ जाइए। वहाँ पे अपनी क्वेरीज, डाउट, डिस्कशन जो भी करना है वो आप लोग वेलकम है, ज्वाइन करिए टेलीग्राम का ग्रुप। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे इस अगली वीडियो के साथ। अभी कुछ दिनों ये जो वीडियोस आएंगी वो ऐसे ही रहेंगी विदाउट माय फेस। तो यहाँ पे जो कैमरा है उसमें जो दिक्कत है उसकी वजह से, बाकी जब जैसे ही कैमरा ठीक होएगा तो आप लोगों के लिए पुराने तरीके से
वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। तब तक के लिए मैनेज करिए और मुस्कुराते रहिए।